नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। ओमिक्रॉन ने पूरे देश में दहशत फैला रखी है। अब मध्य प्रदेश भी इससे छूता नहीं बचा है। प्रदेश में ओमिक्रॉन की दस्तक के साथ साथ कोरोना की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। वहीं यूपी, छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के बढ़ते केस चिंता बढ़ा रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार बच्चों को सुरक्षा कवच देने जा रही है। 60 साल से अधिक उम्र के ऐसे बुजुर्गों को बूस्टर डोज दी जाएगी जो दूसरी गंभीर बीमारियों से भी पीड़ित हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोमोबिटी वाले बुजुर्ग को भी जो बूस्टर डोज है उसको देने की तैयारी कर ली गई है। मध्य प्रदेश सरकार भी इसके लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन ऐसे में सवाल यही कि क्या इस नए अभियान से मध्य प्रदेश में कहीं दूसरी डोज का लक्ष्य तो प्रभावित नहीं होगा। आखिर बच्चों के वैक्सीन के लिए मध्य प्रदेश सरकार की क्या तैयारी है, आज इसी की करेंगे पड़ताल। तो आप देखते रहिए अनादि विशेष। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक 119 देशों में फैल चुका है। डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन 7 गुना तेजी से फैल रहा है और दुनिया में चौथी लहर भी कोरोना ही लेकर आया है। ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है इसे हम देख ही रहे हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 14,49 मरीज मिले। भारत में भी 21 राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 780 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन की बढ़ती टेंशन के बीच पाबंदियां भी बढ़नी शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस फिर से पैर पसारने लगा है। मंगलवार को 5 महीने बाद प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 80 संक्रमित मिले। प्रदेश की योगी सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 49 कोरोना संक्रमित मिले, जबकि एक संक्रमित ने दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 48 केस सामने आए। ऐसे में 37 को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। सबसे ज्यादा इंदौर में 32 तो भोपाल में 6 संक्रमित मिले हैं। पिछले एक सप्ताह में केस दोगुने हो गए। इनमें 75% से ज्यादा केस सिर्फ इंदौर और भोपाल में है, जिसको देखते हुए सरकार अलर्ट पर है। कुछ पाबंदियां भी लगा गई हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ाई जा रही है। कोरोना की दोबारा दस्तक और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच सरकार नए साल की शुरुआत के साथ ही 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अभियान भी शुरू कर रही है। यानी 12 लाख किशोर किशोरियों को सुरक्षा कवच मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी हायर सेकेंडरी स्कूलों में 12,000 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की अनुभवी टीम टीकाकरण की अभियान को की तर्ज पर इन्हें अंजाम देगी। एक अभियान के तौर पर इसे अंजाम दिया जाएगा। रोजाना प्रत्येक स्कूल केंद्र पर 150 से 200 छात्र छात्राओं को कोवैक्सीन का पहला डोज लगाने का लक्ष्य है। 1 जनवरी से ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीयन शुरू होगा। पंजीयन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की व्यवस्था है। छात्र छात्राएं स्कूलों में वैक्सीनेशन से पूर्व अपने माता पिता, बड़े भाई बहन की यूनिक मोबाइल नंबर से पंजीयन करवा सकते हैं। अगर मोबाइल या नंबर नहीं है तो वो 10वीं की अंक सूची या फिर स्कूल की आईडी के आधार पर भी मौके पर ही ऑफलाइन पंजीयन करवाकर इसका लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही 10 जनवरी से हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। वहीं 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों या गंभीर बीमारी से पीड़ितों को डॉक्टर की सलाह पर प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज दी जाएगी। लेकिन ऐसे में सवाल यही कि क्या इस नए अभियान से मध्य प्रदेश में कहीं दूसरा डोज का लक्ष्य प्रभावित तो नहीं होगा। आखिर बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए मध्य प्रदेश सरकार की क्या तैयारी है, आज यही तमाम सवाल होंगे जिनको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पहले रुख करेंगे, जहां से इशफाक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता, और हमें समझाएंगे कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में वो वैक्सीनेशन की रफ्तार किस तरह से देख रहे हैं, बच्चों को वैक्सीन लगाने के क्या इंतजाम हैं। और इसके अलावा भी हम ये भी समझना चाहेंगे आपसे इशफाक कि बुजुर्गों को जो प्रिकॉशन डोज यानी जो बूस्टर डोज लगाने की बात आ रही है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां। इशफाक, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, मैं आपकी आवाज मुझे मिल रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कोरोना को लेकर एक बार फिर जो है जो माहौल है वो बिल्कुल गर्म है। और उत्तर प्रदेश की जो सरकार ने जो अमित प्रसाद जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा था गवर्नर को कि उत्तर प्रदेश में जो लोक स्वास्थ्य अधिनियम उसको लागू किया जाए। गवर्नर ने उस पर साइन कर दिया है और आपात स्थिति जिसको कहते हैं, इमरजेंसी जिसे कहते हैं, स्वास्थ्य की इमरजेंसी, वो लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश में अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 80 से ज्यादा केसेस उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में आए। गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करें तो वहाँ 28 केस हैं, गाजियाबाद में 14 केस है और लखनऊ में 9 केस आए हैं। तीसरी चीज ये है कि लखनऊ में इस वक्त एक बड़ी मीटिंग चल रही है जो जिसमें जो लखनऊ के कमिश्नर, जिलाधिकारी
समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हैं, स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ शामिल हैं और ये मीटिंग जो है हाई प्रोफाइल मीटिंग है जिसमें कोरोना को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा, क्योंकि लखनऊ में पॉलिटिकल एक्टिविटीज बहुत हो रही है और लखनऊ राजधानी है और लगातार रैलियां हो रही हैं, तो इसको देखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए जाए वो चाहिए। दूसरी चीज ये है कि चुनाव आयोग भी इस वक्त लखनऊ में है, वो भी कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। जहां तक आप कह रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन को लेकर, तो 9 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश में अब तक वैक्सीनेशन हो चुका, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार फिलहाल पिछले 2 महीने की बात करें तो काफी धीरे थी। अब प्रदेश सरकार उसमें जागी और स्वास्थ्य विभाग के लोग उसमें जागे हैं, कर रहे हैं और उस पर सबसे बड़ी जो दिख रही है, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल अशफाक, ऐसे में जब उत्तर प्रदेश को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित किया है तो और हम देख रहे हैं कि राजनेता लेकिन उनका जो काम है यानी राजनीति करना, राजनीतिक रैलियों का आयोजन करना, हम देख रहे हैं अखिलेश की सभाओं में भी काफ़ी तादाद में लोगों का पहुंचना। ऐसे में प्रभावित राज्य कोरोना से बच पाएगा क्या? यहाँ के लोगों की चिंता सरकारी नुमाइंदों को या सियासतदानों को शायद है नहीं, यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि कोई पाबंदी या कोई प्रतिबंध नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी समस्या ये है कि जब आप आम लोगों से बात करें कोरोना को लेकर तो एक कंफ्यूजन की स्थिति दिखती है। जब कोरोना आता है तो वो मास्क लगाए दिखते हैं, बाकी चीजों में दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हुआ लोग कहीं मास्क लगाए नहीं दिख रहे हैं, जगह जगह भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि जो सरकारी ऑफिसेज है वहां भी कोई भी जो है पालन प्रोटोकॉल का नहीं किया जा रहा है। अब अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो चुनाव सर पर है और राजनीतिक दल उसी के इंतजार में है, इसलिए रैलियों में, उनके उनके रोड शोज में, उनकी जनसभाओं में भीड़ आ रही है और इस भीड़ के पास कोरोना को लेकर या उनके जो नेता है उसको लेकर उनके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है। भीड़ इकट्ठा होती है, साथ में रहती कहती है। अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनकी अभी कल ही उन्नाव में जो है उनके नेता मौजूद है अखिलेश यादव, भारी भीड़ वहां दिखी, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल जो है वहां कहीं भी नजर नहीं आया। ऐसे ही दूसरी जगहों पर भी यही स्थिति है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशफाक जानकारी देने के लिए। तो लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने हमें तमाम जानकारियां दी और वो देख भी रहे हैं कि क्या हालात हैं। देखिए, जो राजनेता हैं ये क्योंकि इन्हें जाहिर सी बात है चुनाव लड़ना है तो ये अपनी चुनावी तैयारियों को पूरा कर रहे हैं, अमली जामा पहना रहे हैं, लेकिन ऐसी भी जनता की सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है जो ये राजनेता शायद नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में सवाल ये कि अगर इसी तरह लोगों को इकट्ठा किया जाता रहा, भीड़ इकट्ठी की जाती रही, तादाद में लोगों की हम भीड़ देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो चुनावी रैलियों में उमड़ रही है। वैक्सीनेशन को लेकर भी हमने जानकारी दी और जो वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज है लोगों को लगना चाहिए, वो रफ्तार 2 महीने से धीमी पड़ी हुई है, इस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन अगर हम बात वहाँ के लोगों को बचाने की करें, उनके सेहत की करें, तो फिलहाल ऐसे कोई इंतजामात राजनीतिक दल ना कर रहे हैं, ना खुद इस बात का ध्यान ले रहे हैं। हाँ, जब मीडिया के कैमरा उनकी तरफ आते तब जरूर मास्क लगाए हुए वो दिखाई देते हैं, खुद भी मास्क में दिखाई देते हैं, लेकिन जनता से उनकी ऐसी कोई अपील नहीं होती मंच से कि वो लोगों को कहें कि भीड़ में ना खड़े होइए, दूर हो जाइए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। ये आप सिर्फ विचार रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं रहे हैं हमारे राजनेता। तो उत्तर प्रदेश प्रभावित राज्य, लेकिन बचेगी कैसे वहां की जनता जब खुद जो राजनेता हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो इस बात का ध्यान नहीं दे रहे। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, राजधानी भोपाल, जहां से नीरज हमारे साथ बने हुए, में बताएंगे। नीरज, वैक्सीन को लेकर सेकेंड डोज क्या प्रभावित होगा अगर बच्चों को लेकर हम वैक्सीनेशन, क्योंकि अमला लगेगा वहां पर भी जब बच्चों को वैक्सीन लगाने की बारी आएगी, तो सेकेंड डोज का जो लक्ष्य है वो कितना प्रभावित होगा या उसे पूरा करने के लिए कुछ और टीम्स को लगाया जाएगा, ये जानकारी दें। इसके अलावा ये भी बताएं कि अब जो आने वाले समय में बूस्टर डोज बुजुर्गों को देने की तैयारी है, उसके लिए क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं? प्रदेश में 200। नीरज, आवाज मिल रही है आपको मेरी? नीरज को आवाज नहीं मिल रही है शायद हमारी। हम दोबारा नीरज के पास जाएंगे और उनसे संपर्क करेंगे ताकि हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को भी हम समझ सके, मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी ले सके, राजनेताओं का इस पर क्या कहना है, किस तरह से चिंतित दिखाई दे रहा है अमला, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य अमले की जो जिम्मेदारी है कोरोना को रोकना, ओमिक्रॉन का पैर पसार रहा है जिस तरह से वो फैलाव ना हो। इंदौर में हम देख रहे हैं ओमिक्रॉन आ चुका है और मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश राजधानी है तो यहाँ से ही तमाम चीज़ों की तैयारियां, तमाम पॉलिसीज़ ये होता ही है। लेकिन ऐसे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि लोगों को सेकेंड डोज लगना, जिनको फर्स्ट डोज नहीं लगी है उन्हें भी वो फर्स्ट डोज लग जाना, और उसके बाद अब बच्चों के लिए वैक्सीन यानी किशोर जो हैं उनको
15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन लग जाना, उसके लिए भी अमले की ज़रूरत होगी। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आवाज़ मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। नीरज बताएं, जो सेकेंड डोज को लेकर जो अब तक आंकड़े पूरे हो जाने चाहिए थे, मध्य प्रदेश सेकेंड डोज फुल्ली वैक्सीनेट हो जाना चाहिए था, उस पर भी अभी कहीं ना कहीं रुकावट दिख रही है। उसके अलावा बच्चों को वैक्सीन लगाने की बात कही जा रही है, बूस्टर डोज लगाने की बात कही जा रही है। ये पूरा फॉर्मूला अमली जामा में लाया जाए उससे पहले कोई पॉलिसी है, कोई प्लान है गवर्नमेंट के पास? क्या जानकारी ओमिक्रॉन को लेकर मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी प्रदेश में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। अभी इंदौर की यदि बात की जाए तो 22 मामले सामने आए हैं। भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में 8 मामले सामने हैं, जिसमें एक की मौत की भी खबर आ रही है। वही ओमिक्रॉन की भी एंट्री जो है प्रदेश में हो चुकी है। अभी ओमिक्रॉन के जो है 9 मामले संज्ञान में आए हैं, जिसमें 7 मरीज ठीक हो गए। अब वैक्सीनेशन की यदि हम बात करें तो जिन लोगों ने सेकेंड डोज नहीं लगवाया है उनको भी देखा जा रहा है कि कौन लोग ऐसे हैं जो सेकंड डोज से रह गए हैं। इसके अलावा अब बच्चों में टीकाकरण किया जाएगा, जिसके लिए जो क्राइटेरिया तय किया गया है, जो बच्चे 2004 में पैदा हुए हैं, 2004 से 2007 के बीच के जो बच्चे हैं उनको सेकंड डोज दिया जाएगा। 15 से 18 साल के बच्चों को डोज लगाया जाएगा। और यहाँ तक कि सरकार की जो तैयारी है उनका ये सोचना है कि जिस तरह से जो बच्चों को ऐसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए स्कूल में ही उसकी व्यवस्था की जाए। हमारे साथ पूर्व बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और वर्तमान कार्यालय मंत्री राघवेंद्र शर्मा जी साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सेकेंड डोज की तैयारी करें, तो अब क्या तैयारी, किस तरह से सरकार की तैयारियां हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे देश में चलाया था और जिससे हमने कोविड के खतरे पर काफ़ी कुछ विजय प्राप्त की है, लेकिन समय समय पर उन्होंने कहा है कि यह केवल पूरी तरह से ना माने, सावधानियां पूरी रखें। सावधानियों के साथ हम कोविड पर वैक्सीनेशन की ड्राइव चला रहे हैं। और अभी एक सबसे बड़ी जो एक हमारे सामने चुनौती थी, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन नहीं थी, अब वो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन आ गई है। और जिस तरह से सरकार ने कहा है कि हम बच्चों की वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत स्पीड में चलाएंगे। हम देखें तो स्कूलों में जो बच्चे हमारे जैसे हैं उनको हम वैक्सीनेशन में सबसे पहले जोड़ेंगे और उनको वैक्सीनेट करेंगे। साथ साथ में अभी जिनके 2007 के बाद जिन बच्चों का बर्थ हुआ है, ऐसे उनका जो स्कूल में है वो स्कूल में, जो ऐसे हैं जो जहाँ स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, बच्चे नहीं जाते हैं, उनको भी ढूँढ करके हम वैक्सीनेशन लगाएँगे। लगभग 49 लाख बच्चे हैं प्रदेश में इस तरह के, तो उन बच्चों को चिन्हित करना एक बड़ी चुनौती नहीं? मुझे लगता है सरकार जितने सेंसिटिव होकर के, जितनी संवेदनशीलता के साथ वैक्सीनेशन को अपना काम मानती है, तो मुझे नहीं लगता वो कोई चुनौती होगी। हम हर एक बच्चे को वैक्सीनेशन लगाएँगे, वैक्सीनेट करेंगे, जो उसके लिए पात्र है और जो सरकार ने गाइडलाइन दी है उसके अनुसार सभी बच्चों का एक तय समय सीमा के अंदर वैक्सीनेशन होगा। और मध्य प्रदेश तो बहुत इसमें काम आगे है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने सबसे पहले इस वैक्सीनेशन ड्राइव का आंकड़ों को पूरा किया और हम जब एक-एक दिन ड्राइव चलाते हैं तो हम 50-50 लाख लोगों को भी हम लोगों ने वैक्सीनेशन किया है। तो 50-50 लाख लोगों का भी वैक्सीनेशन किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 3 जनवरी से ये पूरा जो अभियान है, वो शुरू होने वाला है। और इसकी पहल स्कूलों से इसलिए की जा रही है क्योंकि स्कूल में जो बच्चे हैं, वो नियमित रूप से आते हैं, बाकी काफ़ी मुश्किल होगा और बच्चों को ढूँढना। इसलिए जो सरकार है वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे निजी स्कूल हो, दोनों में वैक्सीनेशन की तैयारी कर रही है। साथ में यदि बुजुर्गों की बात की जाए तो 60 प्लस के लोगों को भी वैक्सीनेशन की तैयारी सरकार के द्वारा कर ली गई है। जिस तरह से कुछ गाइडलाइंस ज़रूर जारी की गई हैं कि जिस तरह से अगर कोई 60 प्लस का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको डॉक्टर की सलाह से ही वैक्सीनेट किया जा सकेगा। जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीरज जानकारी देने के लिए। तो देखिए, राजधानी से लगातार नीरज हमारे साथ बने हुए थे और जानकारी भी हमारे साथ साझा की और ये भी बताया किस तरह से बच्चों को वैक्सीन देने के लिए प्लान तैयार किया गया है। स्कूल्स को ख़ास तौर पर प्रायोरिटी में रखा गया है ताकि, क्योंकि बच्चे जो हैं स्कूलों में नियमित रूप से पहुंचेंगे और वहां पर उन्हें हर एक बच्चे को वैक्सीन लगाई जा सके, ये भी सुनिश्चित सरकार कर रही है। और रायपुर लिए चलते हैं, आपको भोजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से, हमें छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी देंगे। कोरोना को लेकर हम देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे भी स्कूलों में संक्रमित हुए भोजेंद्र, और वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह की रफ्तार है, लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों से कोरोना के अलग अलग आंकड़े। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हालात हैं ओमिक्रॉन को लेकर और वैक्सीन को लेकर? देखिए, बच्चों को वैक्सीन लगाने की बात की जा रही है, बुजुर्गों को बूस्टर डोज देने की बात की जा रही है, तो क्या व्यवस्थाएं, अमला किस तरह से काम कर रहा है, जानकारी दीजिए। जी, पर 1 जनवरी से जो 15 से 18 साल की जो किशोर और किशोरियां हैं उनको वैक्सीनेशन लगाने के लिए राज्य शासन ने
निर्देश दे दिए हैं और साथ ही तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। 1 तारीख से पंजीयन शुरू हो जाएगा और ये पंजीयन स्कूलों के माध्यम से भी हो जाएगा जो बच्चों के पास जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है उनको स्कूल के आईडी कार्ड से भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। साथ ही 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आधार कार्ड से भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और साथ ही लगभग छत्तीसगढ़ में 16,39,000 के आसपास जो इस उम्र के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अभी वैक्सीनेशन को लेकर काफी मुस्तैदी सरकार ने दिखाई है। कुछ दिनों में अब छत्तीसगढ़ में हर जिलों में कुछ दिनों से लगातार वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर कई निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिया गया है। बात करें कोरोना के आंकड़ों को लेकर तो छत्तीसगढ़ में बीते 130 दिनों के बाद आज बीते 24 घंटों में 69 मरीज सामने आए हैं। ये बड़ी समस्या बन के सामने आ रही है। वैक्सीनेशन में तेजी तो है, उसके बाद भी कई तरह की दिक्कतें अभी सामने आ रही है पारुल, और राज्य शासन लगातार लगा हुआ है जिसमें वैक्सीनेशन पूरा करने का टारगेट है। कई जिले ऐसे हैं जहां पे वैक्सीनेशन पूरा भी हो गया है। बात करें रायपुर की तो रायपुर में बीते 24 घंटों में कोरोना के 13 मामले सामने आए हैं। साथ ही जसपुर में भी कोरोना के 14 मामले सामने आए हैं और दुर्ग में 7 मामले सामने आए हैं पारुल। बिल्कुल, और ऐसे में हम लगातार यही अपील कर रहे हैं हमारे दर्शकों से, प्रदेश की जनता से, छत्तीसगढ़ की जनता से कि वैक्सीनेट हो जाइए। 60+ अगर आप हैं तो डॉक्टर की सलाह से बूस्टर डोज की तैयारी अब प्रशासन कर रहा है, वो आप लगवा लीजिए। स्कूलों में अब बच्चे पहुंचेंगे, वहां पर भी वैक्सीन की तैयारी है, तो तमाम लोगों को उस बात का भी ध्यान रखना है, तमाम अभिभावकों को उस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जितना जल्दी वैक्सीनेट होंगे उतना जल्दी ये जो ओमिक्रॉन या कोरोना के किसी भी वेरिएंट का प्रभाव है वो कम होगा। बहुत ज़्यादा नुकसान आपके शरीर को नहीं पहुँचाएगा, आपकी बॉडी के पार्ट्स को नहीं पहुँचाएगा। बहुत शुक्रिया भोजेंद्र जानकारी देने के लिए। तो लगातार कोरोना को लेकर हम आपको सतर्क कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि स्थिति इस वक्त क्या है, चाहे फिर वो वैक्सीन को लेकर हो, स्वास्थ्य विभाग की किस तरह की तैयारियां हैं। ये सवाल आपके जहन में हो तो आप इस पूरे कार्यक्रम को लगातार देखिए, हमारे साथ बने रहिए। और जिस तरह से वेरिएंट को लेकर बात हो रही है तो कितना खतरनाक ये वेरिएंट है, दिल्ली से आ रहे आंकड़ों को लेकर अनुमान लगाइए कि कोरोना का जो इस वक्त आंकड़ा है 496 मामले कोरोना में राजधानी में कल की तारीख में आए थे और पॉजिटिव रेट यहाँ का 1% के पास पहुंचा है। जितने भी मामले इनमें आए हैं उनमें बाहर से आने वाले लोगों में जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उनके संपर्क में आने वाले लोगों की हिस्ट्री देखी जा रही है, ट्रैकिंग की जा रही है और डेल्टा के मुकाबले इसका असर इतना नहीं है, ये एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे हल्के में ले लें या हम इसे लाइटली लें ताकि ये आपकी बॉडी को अफेक्ट करे और आपको किसी भी तरह की आपको परेशानी हो। तो इसलिए सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी है कि अभी तक हमने वैक्सीन नहीं ली है तो वैक्सीन ले लीजिए। बच्चों को अब वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। 15 से 18 साल के जो किशोर किशोरियाँ हैं उनको वैक्सीन स्कूलों में लगाई जाएगी। 3 तारीख से ये अभियान मध्य प्रदेश में भी शुरू होगा, बाकी जगहों पर भी अलग अलग देखेंगे आप शुरू होगा, आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। अनुराधा टीवी लगातार कोरोना से जुड़ी, ओमिक्रॉन से जुड़ी हर जानकारी अपने अलग अलग कार्यक्रमों में, खबरों में आप तक पहुंचाता ही है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जागरूकता रखनी है, इंफॉर्मेशन यानी जानकारियां आप रखें ताकि किसी भी परिस्थिति में आप अगर किसी भी वेरिएंट के चपेट में आए हैं, कोरोना की चपेट में आए हैं, ओमिक्रॉन की चपेट में आए हैं तो आप समय रहते अपना इलाज करा सकें। हल्के में किसी भी बुखार या जुकाम को बिल्कुल ना लें, लाइटली बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये जुकाम और बुखार ही सिम्टम्स हैं जो एक कोरोना के लक्षण बताए जाते हैं। हो सकता है आपको नॉर्मल वायरल फ्लू हो, लेकिन उसे भी आप लाइटली मत लीजिए, आप टेस्ट करा लीजिए और बचे रहिए। और ये भी ध्यान रखिए कि जब आप टेस्ट कराने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप किसी के संपर्क में ना आए। सैनिटाइज करिए अपने आप को बार बार जितना हो सके, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। जो भी आपके RT-PCR टेस्ट के लिए आपके सैंपल्स लेते हैं उनसे भी आप जब टेस्ट करा रहे हैं तो भी आप अपना ध्यान रखें। ये तमाम छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कोरोना के किसी भी वेरिएंट से बचा सकती हैं। आप बाहर कहीं जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क को लगाए रखें, क्योंकि हमने देखा था अभी तक के कोरोना वेरिएंट्स के बारे में ये भी कहा जा रहा था कि हवा में भी कोरोना आ चुका है। तो कोई भी स्थिति बन सकती है, लेकिन हर स्थिति से, हर परिस्थिति से निपटने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। और उसके लिए हमारे पास 3 मूल मंत्र हैं, सुरक्षा, सुरक्षा और सुरक्षा, जिसमें सुरक्षा आपको अपनी करनी है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, सुरक्षा मास्क से आपको अपनी करनी है और इसके अलावा आपको सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है ताकि किसी भी पब्लिक प्लेस में आप किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो आपके हाथों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन या वेरिएंट ना आ जाए, कोरोना ना आ जाए।
डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग से बच्चों की वैक्सीन को लेकर भी जानकारी लेते हैं और बूस्टर डोज के बारे में भी आज सर से इन्फॉर्मेशन चाहेंगे। डॉक्टर गर्ग, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। सर, 15 से 18 साल के बच्चों को जो वैक्सीन लगाने की बात कही जा रही है, इससे कितना इफेक्टिव आप मानते हैं? और बच्चों को 3 तारीख से वैक्सीन लगेगी, इसके अलावा भी हम देखें तो जो स्वास्थ्य विभाग है उसका कहना है कि हर बच्चे को वैक्सीन मिले, हम कुछ इस तरह की तैयारी कर रहे हैं। 60+ को बूस्टर डोज लगाने की बात कही जा रही है, सर इससे कितना इफेक्टिव आप मानते हैं? नहीं, देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 12 से 18 साल की बाजार की दबाव को कम करते हुए उसे 15 से 18 साल करके आधी तो संकट को सॉल्व कर दिया है। देखिए, यहाँ बच्चों में वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया को लेकर हमें समझना होगा कि बच्चों में किस तरह से इम्यूनिटी डेवलप होती है। बच्चों में बहुत शार्प मेमोरी होती है किसी भी बीमारी से लड़ने की, और वो बहुत जल्दी इम्यूनिटी बना पाते हैं। इसलिए हम लगातार अपने सारे आर्टिकल में लिख रहे हैं कि पिछले मई में मुंबई में बच्चों में रैंडम सीरो टेस्ट किया गया था और 52% बच्चों में इम्यूनिटी मिली थी, जबकि उनके पास बीमारी की या इलाज की कोई हिस्ट्री नहीं थी। इसका सीधा सा अर्थ है कि बच्चों में बहुत तेजी से इम्यूनिटी बनेगी। ये नेचुरल इम्यूनिटी होगी, ये सारे म्यूटेशन के खिलाफ काम करेगी। तो इसलिए हम लगातार वकालत कर रहे हैं कि मोदी जी ने 12 से 18 ना करके 15 से 18 किया है, ये बेहद अच्छा कदम है। लेकिन साथ ही हर जगह पर हमको रैंडम सीरो टेस्ट करने चाहिए ताकि हमको आंकड़े मिलें, और उस जगह पे जो बीमारी एंडेमिक होने वाली है जगह जगह, देखिए पेंडेमिक और एंडेमिक का अर्थ मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अभी महामारी वैश्विक है, इसको हम पेंडेमिक कहते हैं। जब ये फिर छोटे छोटे लोकल रीजन्स में सेटल हो जाती है तो उसको एंडेमिक कहते हैं, और ये बहुत सालों सालों तक चलती है। इसलिए रैंडम सीरो टेस्ट की वकालत हम लगातार कर रहे हैं। तो बच्चों में जहाँ जहाँ भी हो वहाँ पर लोकल रीजन में रैंडम सीरो टेस्ट होने चाहिए। ये आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बड़ी मददगार साबित होंगे ये आंकड़े, क्योंकि उनका पोषण, उनका कुपोषण और उनके अंदर इम्यूनिटी को लेकर हम बहुत सारी और बीमारियों से बच्चों को बचा सकेंगे। दूसरी बात, जो बूस्टर डोज की बात कही जा रही है, तो 60 साल से ऊपर के जो बहुत बीमार हैं या जिनको किसी तरह की कोई परेशानी है, कोई फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज, पैरामेडिक्स हैं, उनको लगाने की प्रधानमंत्री जी ने वकालत की है। निसंदेह वो इस वर्ग को आपदा संकट काल में बचाए रखना चाहते हैं। ये अच्छा कदम होगा। लेकिन यहाँ फिर वही बात है कि जिस तरह से फ्लू का टीका हर साल रिपीट होता है, हर साल लगता है, उसी तरह से अब कोरोना के टीके भी हर साल रिपीट होंगे। जैसे जैसे म्यूटेशन आएंगे, कोविड के टीके बनते जाएंगे और लगते जाएंगे, और साल में संभवतः सबको एक बार लगवाना पड़ेगा। जो भी लोग बीमार होंगे, कमजोर होंगे, जिनके अंदर किसी तरह की कोई परेशानी होगी, हार्ट के, किडनी के, डायबिटीज के मरीज, ये उनके लिए है। और मैं फिर कहता हूँ कि महामारी लगभग अब खत्म हो चुकी है, पेंडेमिक का अब असर खत्म हो चुका है। अब ओमिक्रॉन भी जो आया है वो आपके अंदर फाइनल इम्यूनिटी का बूस्टर डोज लेके आया है, इसलिए किसी को चिंता करने, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सब कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें, मास्क लगाते रहें। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। इस बात का आप जितना ध्यान रखेंगे उतना आप कोरोना के किसी भी वेरिएंट से बचे रहेंगे। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी तरह के डोजेस को लेकर अगर गवर्नमेंट आपको जानकारी दे रही है, हेल्थ ऑफिसर्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स आपको जानकारी दे रहे हैं, तो इसे गंभीरता से लीजिए। किसी भी तरह का पैनिक नहीं है, कोई खतरा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है ताकि हम अपने आप को, अपने परिवार को बचा सकें। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।